आज हम लोग जीन पियाजे स्टेज, स्कीमा, पावलोव, डाउन सिंड्रोम जैसे टॉपिक को देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने 30 टॉपिक कवर किए थे। अगर आप लोग नए हैं और इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे आपको आपके पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। आओ देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी जितने भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसके लिए रफ पेन लेके बैठो। जो भी आपको जहाँ पे भी आपको कठिनाई हो वहाँ पे नोट डाउन करते जाना, मैं बताऊंगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखो, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा। आप अपने अनुसार चूज करो कि कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा और साथ में नोट डाउन करते जरूर जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसकी या उसकी रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं। यह उसके डाटा तदीम कार्य में वृद्धि करता है। इसमें दिया गया है कि एक छात्र को उसकी रुचि के 15 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, और यह उसके किस अधिगम कार्य में वृद्धि करेगा। ऑप्शन देखो, बौद्धिक में, व्यवहार में, भावुकता में, सामाजिक में। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तब तक आंसर सोच के रखो। ए स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विथ ए चॉइस ऑफ 15 टॉपिक ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट टू कंप्लीट एन असाइनमेंट। दिस इंक्रीजेज हिज या हर डॉट लर्निंग इंगेजमेंट। किस प्रकार की लर्निंग इंगेजमेंट होगी? क्या इंटेलेक्चुअल होगा, बिहेवियरल होगा, इमोशनल होगा या सोशल होगा। तो देखो, एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करना है उसकी रुचि के 15 टॉपिक को, तो जाहिर सी बात है कि उसके जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा उसको टॉपिक मेंटल वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 15 टॉपिक है, उसमें 15 प्रकार की सोच को डेवलप करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा पहले का बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल। एक छात्र को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उसकी रुचि के 15 टॉपिक दिए जाते हैं, या उसके बौद्धिक अधिगम कार्य में वृद्धि करेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर पहला नंबर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं। इसी तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन सीरीज है, सारे सीरीज में ऐसे ही आपको डिस्कशन किए गए हैं, आप लोग जरूर जाके देखिए। और हाँ, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ADHD चिल्ड्रेन हैव डिफिकल्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ADHD बच्चों को कठिनाई होती है। आपको ये बताना है कि ADHD बच्चों में किस प्रकार कठिनाइयाँ होती है। तो सबसे पहले ये देखो कि ADHD होता क्या है। ये रहा ADHD, इसका फुल फॉर्म भी कई बार बहुत बार पूछा है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। उसका फुल फॉर्म क्या होगा? ए का मतलब होता है अटेंशन, डी का डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर, यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका फुल फॉर्म होगा। और इसमें क्या होता है कि ध्यान अभाव बच्चे, इसका जो प्रमुख कारण हो, इसके प्रमुख सिम्टम है या लक्षण है, जिससे अति सक्रियता, बालक बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है और वह एक जगह ध्यान नहीं लगा पाता है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं इसमें पूछा क्या है। तो ADHD की किस प्रकार की कठिनाई होती है? ऑल ऑफ दीज में कौन सा? पहला देखो, केवल ध्यान देना, केवल अति सक्रियता, या फिर केवल आवेग नियंत्रण। देखो, उसमें अटेंशन भी प्रॉब्लम होती है, हाइपर एक्टिविटी भी होता है, नाम में ही है हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिव कंट्रोल ओनली, ये भी होता है। यानी इसका जो सेकंड का आंसर हो जाएगा पहला नंबर, ऑल ऑफ दीज। सेकंड का आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक बुद्धि परीक्षण में एक 9 वर्ष के लड़के की मानसिक उम्र 10 वर्ष पाई जाती है। वह किस आईक्यू वर्गीकरण से संबंधित है? बुद्धि परीक्षण यहाँ पे दिया है आईक्यू, यानी इन एन इंटेलिजेंट टेस्ट ए 9 years old boy is found to have a mental age of 10 years. He belongs to the IQ classification of ... सुपीरियर, एवरेज, जीनियस, स्लो लर्नर, यानी श्रेष्ठ, औसत, प्रतिभाशाली या मंदग्राही। देखो, सबसे पहले आईक्यू होता क्या है। तो आईक्यू दिया किसने था? आईक्यू फार्मूला अल्फ्रेड बिनेट महोदय ने दिया था। उसका फार्मूला क्या है, इसको नोट डाउन कर लो। कल आप लोगों को पता ना, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता ही होगा। तो इसका फार्मूला होता है MA/CA/100। ये में क्या है? मेंटल एज यानी मानसिक उम्र। यहाँ पे देखो, ये मानसिक उम्र लिखा है, मानसिक उम्र 10 वर्ष। और CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज, यानी उसकी जो वास्तविक आयु है, कितने साल का वो लड़का है? 9 वर्ष का लड़का है, ठीक है। अब इसी फार्मूला में इसको फिट करो। तो MA की वैल्यू कितना दिया है? 10, और CA की वैल्यू कितना दिया है? 9, ठीक है, इंटू 100। तो इसका डिवीजन करो,
9 एक कम 9, 1.1 के समथिंग आ रहा है। इसमें 100 को मल्टीप्लाई करोगे लगभग 110 के रेंज में आ रहा है। तो यह रेंज किस टेबल से में बिलोंग करती है, आपको रेंज भी याद रखना है। ये भी काफ़ी मोस्ट है कि इस रेंज का बच्चा किस कैटेगरी में आता है, कई बार पूछा है। तो ये रेंज की टेबल देखो, ये रहा आपकी रेंज की टेबल। देखो इसमें पहले नंबर में है 140 या उससे अधिक वाले बच्चे किसमें आते हैं, प्रतिभाशाली यानी जीनियस। इसको इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, और अगर आप लोग रफ पेन लिए हो तो उसको नोट डाउन कर लो। सेकंड नंबर में है 120 से 139 में कौन सा आता है, अतिश्रेष्ठ यानी वेरी सुपीरियर्स। थर्ड नंबर में 110 से 119 के बीच में श्रेष्ठ बुद्धि यानी सुपीरियर। 90 से 109 के बीच में सामान्य बुद्धि यानी एवरेज। 80 to 89 में मंद बुद्धि यानी डल माइंड। 70 to 79 में क्षीण बुद्धि यानी फीबल माइंड। 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि। यही काफ़ी इतने मोस्ट है 70 तक, उसके नीचे कभी नहीं, बहुत ही रेयर केस में पूछता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेन, ये देखो ये वाला सुपीरियर वेरी सुपीरियर, ये याद रखना है 110 से 139 के बीच में। 110 से 119 श्रेष्ठ और 120 से 139 वेरी सुपीरियर, और ये 140 या उससे अधिक जीनियस। ठीक है, और 90 से 109 के बीच में एवरेज। ये वाला काफ़ी मस्ट रहता है, कई बार पूछता है। एवरेज को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो चलो क्वेश्चन में क्या पूछा है। 110 वाली रेंज, ये रेंज आ रही थी, ये रेंज किस रेंज में आ रही थी, एवरेज। ये देखो रहा 190 से 109, 109 10 का ये जो आंकड़ा रहता है। 110 यहाँ पे वैल्यूएबल रखा है, लेकिन 10 सामान्य बुद्धि में ही आएगा, तो एकदम करेक्ट नहीं होता है, उसी रेंज में रहता है, ये रेंज में डिसाइड किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें एवरेज होगा। ठीक है, थर्ड का आंसर एवरेज। कई बार किसी अन्य पेपर में इन्होंने ऊपर की वैल्यू भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये जनरली माना जाता है कि 90 to 110 का रेंज क्या है, एवरेज। फोर्थ देखो, विकास का कौन सा सिद्धांत विकास में सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आपको ये बताना है विकास का कौन सा सिद्धांत विकास के सामाजिक संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट आल्सो फोकस ऑन सोशल इंटरेक्शन इन डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की, पियाजे, फ्रायड या कोहलबर्ग। देखो सामाजिक विकास के सिद्धांतों पे जोर किसने दिया था, वाइगोत्स्की महोदय ने। ये काफ़ी फेमस है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको टिक मारो और तुरंत आगे बढ़ो। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इससे आपके टाइम भी काफ़ी बचते हैं, जिससे आप लोग अपने मैथ जैसे सेक्शन में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और हाँ साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। छात्रों को कक्षा में लोहे की धातु के उपयोग को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। ठीक है, लोहे की धातुओं को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है। शिक्षक को यह जांचने में मदद करेगा कि छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक क्षमता है। यहाँ पे क्रिएटिव एबिलिटीज को चेक कर रहे हैं स्टूडेंट की, क्रिएटिव एबिलिटीज इन स्टूडेंट। आस्किंग स्टूडेंट टू लिस्ट द यूजेज ऑफ आयरन मेटल इन क्लास विल हेल्प ए टीचर टू एग्जामिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटिव एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। यानी फ्लेक्सिबिलिटी होगा ऑप्शन में देखो, या लचीला, और ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, इलाबोरेशन यानी विस्तार, या फिर फ्लुएंसी यानी प्रवाह। तो देखो यहाँ पे जो दिया है सूचीबद्ध करना और फिर जांच करना, यानी उसके अंदर कितना फ्लुएंटली है, वो कितना ज़्यादा सोच सकता है, कितना प्रवाह में तरीके से, इस तरह से वो ज़्यादा एफिशिएंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 5 का नंबर का 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम में आवश्यक गति होनी चाहिए। ये आपको बताना है कि मास्लो के प्रेरणा के पदानुक्रम में आवश्यक गति होनी चाहिए। ये भी थ्योरी काफ़ी फेमस है। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स शुड बी फ्रॉम। ऑप्शन देखो, प्यार और अपनापन से सामाजिक आवश्यकता तक, आत्मविश्लेषण से सामाजिक आवश्यकता तक, आवश्यकता से आत्मविश्लेषण तक, या फिर सामाजिक आवश्यकता से आत्मसिद्धि तक। तो ये पूछ रहा है मास्लो की थ्योरी क्या थी, ये एक ज़रूरत की थी कि एक बेसिक ज़रूरत से लेकर के किस प्रकार के एक व्यक्तियों में किस प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। इसमें ये भी पूछा है कि इसके कितने प्रकार हैं, तो इसमें 5 टाइप हैं, 5 प्रकार की है। ठीक है, ये देखो, ये रहा
मास्लोज थ्योरी, ये मास्लो की हायरार्की थ्योरी है। देखो कहाँ से स्टार्ट होती है, इसको नीचे से स्टार्ट होती है, जहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स होता है पहला नंबर में, सेकंड में सेफ्टी नीड्स होता है, थर्ड में लव एंड बिलोंगिंगनेस पाया जाता है, फोर्थ में स्टीम्स पाए जाते हैं, फाइव में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये पाया जाता है। ठीक है, एयर पहले में, ये उसके सब टॉपिक है, जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग और रिप्रोडक्शन। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइकोलॉजिकल नीड से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यही पूछा गया है कि मास्लो के पदानुक्रम में किस प्रकार की गति होती है। तो ऑप्शन देखो, इसमें ऐसा कौन सा है जो साइकोलॉजिकल नीड से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये रहा फोर्थ नंबर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से साइकोलॉजिकल नीड से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 6 का आंसर फोर्थ नंबर। ठीक है, कितने प्रकार की होती है, 5 टाइप्स। 7 नंबर देखो, परामर्शदाता के लिए आवश्यक विशेषता का चयन करें। परामर्शदाता के लिए किस प्रकार की विशेषता होनी चाहिए, ऑप्शन देख लो। सेलेक्ट द क्वालिटी दैट इज नीडेड फॉर ए काउंसलर। बीइंग जजमेंटल यानी निर्णायक होना चाहिए, बीइंग एरोगेंट यानी अभिमानी होना चाहिए, बीइंग एम्पैथिक यानी सहानुभूतिपरक होना चाहिए, या फिर रक्षात्मक होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए ये आपको बताना है। तो परामर्शदाता के लिए किस प्रकार का होना चाहिए, तो काफ़ी इसमें इजी रहेगा, ये तो बिल्कुल देख के ऑप्शन लगाने लायक है। आप लोग सोचो क्या होगा जल्दी से, यहाँ पे सहानुभूति, जितना काउंसलर मतलब काउंसलिंग करना, बच्चों को सहायता देना, उसमें क्या निर्णायक होना चाहिए, निर्णायक मतलब वही काउंसलर ही निर्णय करेगा, थोपेगा एक तरह से, बिल्कुल नहीं। क्या अभिमानी होना, बिल्कुल नहीं। बल्कि सहानुभूतिपरक होना चाहिए, जिससे कि उसको अपने जिस भी प्रकार की वो टॉपिक में समझना चाहता है उससे वो समझ पाए। ठीक है, रक्षात्मक भी नहीं होना चाहिए कि चौकसी करे। तो 7 का आंसर थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर गर्भावस्था के दौरान माँ ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, तब तक ऑप्शन देख लो पहले से जल्दी से। प्रसव पूर्व मंदता, भ्रूण वापसी सिंड्रोम, भ्रूण मध्य सिंड्रोम, प्रसवकालीन मध्य सिंड्रोम। व्हाट इज द इन्फेंट likely to suffer from if the mother consumed large amount of alcohol during pregnancy। ठीक है, large amount of alcohol। तो पेरेंटल रिटार्डेशन, या फिर फेटल विथड्रॉल सिंड्रोम, या फिर फेटल एल्कोहल सिंड्रोम, या फिर पेरिनेटल एल्कोहल सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भ्रूण मध्य सिद्धांत, ये वाला इसमें जो भी इसका नुकसान होने की संभावना है भ्रूण मध्य सिद्धांत होगा, अगर ये ज़्यादा एल्कोहल का उपयोग करती है कोई मदर। तो इसका आंसर थर्ड होगा 8 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छात्र के उद्दंड हो जाने की स्थिति में एक शिक्षक को किस रणनीति का उपयोग करना चाहिए। व्हाट स्ट्रेटजी शुड ए टीचर यूज इन सिचुएशन व्हेन द स्टूडेंट बीइंग इम्पोलाइट। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो। पनिशमेंट यानी दंड, रिमाइंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासरूम नॉर्म्स यानी कक्षा नियमों को छात्रों को याद दिलाना चाहिए, या फिर आर्ग्यू विद द स्टूडेंट यानी छात्रों के साथ बात विवाद करना चाहिए, एक्सप्रेस शॉक यानी आश्चर्यचकित कर देना चाहिए। ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक होते हैं, आप लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले देख लो इसमें क्या रहेगा, छात्रों को उद्दंडता से बचाने के लिए उसको नियमों को याद दिलाना सबसे बेटर रहेगा इसमें जो रहेगा, न कि वाद विवाद करना, उलझना उनसे, या फिर आश्चर्यचकित कर देना है कुछ ऐसा करके। दंडित करना भी एक सही नहीं है, शेप को के विपरीत होगा, यानी 9 का जो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग होने से पहले अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुबंधित उत्तेजना, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया गया है। दिया किसने था क्लासिकल कंडीशनिंग को, ये आपको बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बता देता हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग काफ़ी फेमस थ्योरी है, दिया कि इसने था इवान पावलोव ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन देख लो। अनुबंधित उत्तेजना का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द दिया जा सकता है। प्राकृतिक उत्तेजना, अननुबंधित उत्तेजना, सामान्य उत्तेजना, या फिर तटस्थ उत्तेजना। ये रहे, ये देखो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें बिफोर कंडीशनिंग में क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कंडीशनिंग होने से पहले कि कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था इवान पावलोव महोदय ने।
और देखो फिर उसके टाइम क्या हो, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो जाता है, ड्यूरिंग कंडीशन होता है, फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है, कंडीशन स्टिमुलस। इसको ये पूछा है क्लासिकल कंडीशनिंग बिफोर कंडीशनिंग पहले किस नाम से जाना जाता है, उसको किस क्या नाम दिया जा सकता है, तो क्या नाम दिया जा सकता है, न्यूट्रल स्टिमुलस ये रहा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तटस्थ उत्तेजन यानी न्यूट्रल स्टिमुलस। क्लासिकल कंडीशन होने से पहले अनुबंधित उत्तेजन का वर्णन करने कौन सा शब्द दिया गया है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस दिया गया है। और उसके बाद वाले को क्या नाम दिया गया है, तो न्यूट्रल के बाद अनकंडीशन स्टिमुलस है, फिर उसके बाद लास्ट में जब वो कंडीशन हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं, कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी फेमस टॉपिक है, दिया किसने था, इवान पावलो ने दिया था। और ये काफ़ी क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर चित प्रतिष्ठित पैनकोलन को हिंदी में बोला जाता है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, भाषाई नियमों का वह कौन सा समुच्चय है जो संचार के लिए भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करता है। आपको ये बताना है भाषाई नियमों का वह समुच्चय है, वह एक कौन सा सेट है जो संचार के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए भाषा का प्रयोग को नियंत्रित करेगा। व्हाट इज द सेट ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स दैट गवर्न द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन देखो, ग्रामर है यानी व्याकरण, फिनोम्स यानी स्वनियम, या फिर प्रैग्मेटिक यानी उपयोगितावाद, या फिर सिंटेक्स यानी वाक्य विज्ञान। तो देखो भाषाई नियमों का वह समुच्चय जो होता है क्या होता है, प्रैग्मेटिक यानी उपयोगितावाद होता है, जिसको कम्युनिकेशन के लिए नियंत्रित करता है। ठीक है, कितना कहाँ उपयोग करना है, किस टाइप के उपयोग करना है, इस टाइप से इसमें उपयोगितावाद दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 6 महीने की आयु तक शिशु सिवाय डॉट डॉट के निम्नलिखित को करने में सक्षम होते हैं। तो 6 मंथ ओल्ड चिल्ड्रेन किस प्रकार से, 6 मंथ इन्फेंट्स आर एबल टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या कर सकता है, इसमें पूछा है सिवाय, ये ध्यान से पढ़ो, 6 महीने की आयु तक शिशु सिवाय यानी इसको छोड़ के, सिवाय इसको एक्सेप्ट, ठीक है, कि निम्नलिखित को करने में सक्षम होता है, यानी बाइबलिंग, क्रॉलिंग यानी पेट के बल चलना, या सिटअप, या फिर इट सॉलिड्स यानी पेट के बल चलना को छोड़ करके बाकी सब कर सकता है, तुतला सकता है, बैठ सकता है, या ठोस पदार्थ खा भी सकता है, लेकिन ये पेट के बल नहीं चल पाता है। 6 मंथ ओल्ड चिल्ड्रेन। 12 का आंसर सेकंड नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जब सामाजिक मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो यह किसका हिस्सा बन जाता है। आपको ये बताना है कि सामाजिक मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है तो किसका हिस्सा बनता है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर्स यानी सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंजेस, या इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी संस्कृति का संस्करण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन, या फिर व्यक्तिगत विकास। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचो जल्दी से। 30 नंबर का, इस बार 30 में 30 लाना है, ये उद्देश्य बना के चलोगे तो ही इसमें आ पाएंगे, और इसमें अगर 30 में 30 आ जाते हैं तो अन्य पेडागॉजी में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपका। इस तरह से आप लोग जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक नंबर पाओगे, इससे मेरिट में आपका पहले स्थान आएगा और इस बार क्लियर कर लोगे। तो यही विश्वास बना के रखो और हमेशा मोटिवेटेड रहो, कभी भी निराश मत हो। बहुत कम टाइम है, लगभग 90 दिन का टाइम है, और उसमें भी 2 दिन आज खत्म हुए हो चुके हैं। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा संस्कृति का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर यानी पहला नंबर। सामाजिक मान्यताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए संस्कृति का संचरण होता है, किसका हिस्सा बनता है, संस्कृति के संचरण का हिस्सा बनता है। 14 नंबर देखो, व्यक्तित्व को डॉट डॉट दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है, किस दृष्टिकोण के आधार पर मापा जाता है। आइडियोग्राफी यानी चित्राक्षर विषयक, सोशियो रेडिकल यानी सामाजिक कट्टरपंथी, सरफेस रेडिकल यानी सतही कट्टरपंथी, या नोमोथेटिक यानी नियमान्वेषी उपागम। देखो व्यक्तित्व को जो मापने का जो आधार होता है तो ये होता है नोमोथेटिक यानी नियमान्वेषी उपागम। ये थोड़ा सा टॉपिक के लिए क्वेश्चन है, इसको आप लोग, यही कुछ क्वेश्चन रहते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं, बाकी जितने भी थे वो व्यवहारिक जीवन वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों में आप लोग अगर बनता है तो टिक मारे, नहीं तो थोड़ा सा गेस करें, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 14 का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 15 देखो, पियाजे के 4 विकास अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व विकसित होती है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्ड।
ये आपको बताना है। जीन पियाजे महोदय की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेज हैं। आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, काफ़ी फेमस थ्योरी है। पहला कौन सा है? इसमें है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेज हैं इसमें। ये रहा, ये देखो, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो ये बच्चे को पहले बॉल दिखाएगी, फिर बॉल को यहाँ छुपा दिया गया, फिर बॉल ये देखो छुपा दिया गया, लेकिन उसके मन में जो ऑब्जेक्ट है वो स्थित हो चुकी है, ये बॉल। तो यही पूछा है इसमें कि पियाजे की 4 अवस्थाओं में से किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व होता है? किस अवस्था में होता है? तो सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व होता है। ठीक है, इसका स्टेज का जो ऑर्डर है, ऑर्डर से मैंने नहीं बताया, यहाँ पे ऑर्डर देख लो। सेंसरी मोटर हो जाएगा, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा सेकंड, फिर प्री ऑपरेशन होगा, फिर फॉर्मल ऑपरेशन होगा। ये ऑर्डर हो जाएगा। ये 4 स्टेज हैं, काफ़ी फेमस हैं, पता ही होगा सबको। नहीं पता हो तो एक बार देख लेना। इससे भी कई बार क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पियाजे का सेकंड नंबर है। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछा है। पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स। किस स्टेज में होता है? 11 वर्ष से अधिक, 2 से 7 वर्ष में, या 0 से 2 वर्ष में। ठीक है, तो पियाजे की ये जो स्टेज है, ये देखो, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा ये देखो चाइल्ड है, तो 0 से 2 वर्ष ये लिखा है। और सेकंड में प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें 2 से 6 ईयर या फिर 7 ईयर तक प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है 7 से 11 ईयर, फिर लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है 12 ईयर। ठीक है, तो ये रहा जीन पियाजे थ्योरी और ये है जीन पियाजे महोदय। तो इसमें पूछा क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इंग्लिश में भी देखना। प्री ऑपरेशनल स्टेज किस में आती है? ये रहा सेकेंड स्टेज, 2 to 6 ईयर, ये वाला चाइल्ड। ठीक है, तो ये वाला रेंज आएगा 2 to 6 या 7 ईयर। 16 का आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। 17 देखो, किसने कहा बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संसाधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है? किसने कहा है बुद्धिमत्ता यानी समस्याओं को हल करने के लिए कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों को जानकारी को संसाधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है? ठीक है, 17 ये रहा। ऑप्शन देखो, गार्डनर महोदय ने, या फिर विलिंगहैम, या फिर कैलन महोदय ने, या फिर सेटलर। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखो, इंटेलिजेंट टॉपिक का है, बुद्धिमत्ता ये लिखा है। तो इसको भी इमेज थोड़ा सा देखो। ये हवा गार्डनर महोदय ने दिया था, कितने टाइप के दिए थे? 9 टाइप में, 1 2 3 4 6 7 8 टाइप में दिए थे। और इसका एक स्टेज 9 स्टेज हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने 8 ही स्टेज को उनको मान्यता दी है। तो यही पूछा है कि ये मल्टीपल थ्योरी के बारे में किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने। ठीक है, ये ऑप्शन पहला नंबर है 17 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप होगा। किसके परिणाम स्वरूप होगा? दिया किसने था ये थ्योरी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने दिया था। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने दिया था। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विफलता में परिणाम स्वरूप क्या होगा? फिक्सेशन हो जाएगा, लिबिडो होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर ओडिपस कॉम्प्लेक्स होगा। तो देखो, मनोलैंगिक विकास में जो फ्रॉइड महोदय ने बताया था, यानी फिक्सेशन हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा।
18 का फर्स्ट नंबर। ठीक है, जब सफलता पूरा करने में विफलता हो तब ये क्या होता है, फिक्सेशन हो जाता है यानी स्थिरीकरण। 19 देखो, किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? बाई व्हाट एज आर चिल्ड्रन लाइकली टू मेक फ्रेंड्स? 4 ईयर्स यानी 4 वर्ष में, 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष, या फिर 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स। कितने उम्र के बच्चे फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं, फिर फ्रेंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का 3 ईयर। 3 ईयर में चिल्ड्रन एक पीयर ग्रुप ढूंढता है, पीयर ग्रुप बनाता है। 19 का आंसर हो जाएगा सेकंड। 20 नंबर देखो क्वेश्चन, डॉट संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक है। संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक कौन सा है? मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग। वैल्यू यानी अहमियत, बिलीफ यानी मान्यता, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, या फिर कल्चर यानी संस्कृति। संज्ञानात्मक विकास और अधिगम का मुख्य निर्धारक क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो देखो संज्ञानात्मक विकास का अधिगम का मुख्य निर्धारक क्या होता है? कल्चर होता है, संस्कृति। किस संस्कृति में बच्चा पला बड़ा है उसी से उसका संज्ञान उसी टाइप का डेवलप होता है। 20 का आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यदि किसी बच्चे को शब्दों को कागज पर लिखने में कठिनाई होती है तो यह अधिगम अक्षमता के कारण हो सकता है। किस अधिगम अक्षमता के कारण, यानी डिसेबिलिटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन, लेखन के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों का समर्थन करने के लिए कक्षा में लागू करने हेतु सबसे अच्छी अनुदेशात्मक रणनीति निम्नलिखित होगी। कौन सी सबसे अच्छी अनुदेशात्मक रणनीति होगी? ऑप्शन देख लो। कार्य पर अधिक समय प्रदान करना, वन ऑन वन सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन कक्ष में, समय की विस्तारित अवधि प्रदान करना, लेखन समय के दौरान सहकर्मी ट्यूशन प्रदान करना, या फिर संरचना के साथ मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजन प्रदान करना। ठीक है, तो देखो जब लिखने में क्षमता हो किसी बालक को तो उसका सबसे ज़्यादा बेटर क्या ऑप्शन हो सकता है कि संरचना के साथ मदद करें और विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजन प्रदान करें, जिससे उसको उसकी जो लिखने की प्रॉब्लम होगी थोड़ा सहायता मिलेगी इसकी मदद से। 21 का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हुआ। 22 देखो, वह चर जिसे वैज्ञानिक अन्वेषक कहलाता है। वैज्ञानिक अन्वेषक, ध्यान रखो इस शब्द को, बदलता है या हेर फेर करता है उसे क्या कहा जाता है? यानी वैज्ञानिक अन्वेषक यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर चेंज है मैनिपुलेटर्स का क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल यानी उत्तरदायी चर, या फिर कंट्रोल यानी संयम, या डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर। ठीक है, तो 22 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र चर। ठीक है, पहला नंबर इंडिपेंडेंट चर जिसे आप वैज्ञानिक अन्वेषक बदलता है, पहला नंबर। 23 देखो, बच्चे के दिमाग में बनने वाले मानसिक नेटवर्क, बच्चे के दिमाग में बनने वाला जो मानसिक नेटवर्क है किस रूप में जाना जाता है? मेंटल नेटवर्क आर नोन चिल्ड्रन फ्रॉम देयर माइंड इन नोन एज। इम्पल्स यानी आवेग, आर्किटेक्ट यानी आदि रूप, मैप्स यानी खाका, या फिर स्कीमा परिकल्पना। ठीक है, तो ये देखो जो बच्चे के दिमाग में स्कीमा बनती है, क्या होता है स्कीमा क्या बनती है? जैसे कि एक्चुअल वर्ड, क्या किसी पक्षी को देखा तो ये उसका एक्चुअल वर्ड, लेकिन उसके स्कीमा यानी मेंटल में क्या सेव होगा, इस तरह की इमेज सेव हो जाएगा। इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को स्कीमा बोलते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा है कि बच्चों के दिमाग में बनने वाले मानसिक नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा यानी परिकल्पना, कि एक बर्ड का इमेज ऐसा था, उसके माइंड में कैसे परिकल्पना होगा, इस टाइप की। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, फिर पावलोव पूछा है, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत काफ़ी फेमस है कि प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल था? यही पहले नंबर क्वेश्चन में भी मैंने बताया, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था पावलोव का। उसमें ये पूछा था किस प्रकार की कंडीशनिंग होती है पहले, जब वो कुत्ता कंडीशन नहीं होता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है। अब इसमें ये पूछा है पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल था। तो देखो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो कितना ईजी हो जाता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन, और साथ में जिसका ये टॉपिक कमजोर होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ टॉपिक हो गए, जैसे पावलोव हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, वाइगोत्स्की हो जाए, जीन पियाजे हो गए, इस टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिएगा अच्छे से। और नहीं कवर किए होंगे तो पिछले जितने भी क्वेश्चन सीरीज हमने कराए हैं उसमें देखेंगे तो सब में कहीं न कहीं रिपीट क्वेश्चन है, तो उससे आपको
पता चलेगा और आपको याद भी हो जाएगा, साथ में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग पिछला सीरीज जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसका इमेज से देखो, ये रहा क्लासिकल कंडीशनिंग बिफोर कंडीशनिंग में किस में दिया था, कुत्ते पर दिया था। ये एक बेल बजाई और फिर कुत्ता को एक खाना देने का एक समय था, तो उस समय पहले जब वो टाइम होता था तो एक बेल बजाई जाती थी। धीरे धीरे जब वह टाइम होने में बेल बजने लगी तो कुत्ता क्या हुआ, उसको आदत पड़ गई कि अब खाना हमें मिलेगा। तो वही है कि पहले बेल बजती थी, साथ में उसी समय खाना दिया जाता है। तो धीरे धीरे उसके कंडीशन होने लगा, फिर बेल बजी तो उसको पता चल गया खाना मिलेगा। यहाँ पे लार देखो टपक रहा है थर्ड स्टेज में। उसके बाद देखो बेल बजी तो समझ गया खाना आने वाला है, यहाँ पे लार उसका बन रहा है। तो यही इसका पूछा है कि इसमें कौन सा जानवर शामिल था, तो डॉग था, कुत्ता। 24 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, 25 देखो, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के किस चरण में प्रतियोगिता की भावना का विकास सम्मिलित है। एरिक एरिक्सन महोदय के मनोसामाजिक विकास यानी एरिक्सन स्टेज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम यानी स्वायत्ता बनाम लज्जा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्यूरिटी यानी उद्वेग बनाम हीनता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेंस यानी जनात्मक बनाम स्थिरता, या फिर इनिटिएट वर्सेस गिल्ट यानी पहल बनाम दोषिता। तो यही बताना है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के किस चरण में प्रतियोगिता की भावना यानी कॉम्पिटेंस आता है, किसमें ज़्यादा। तो ये है एरिक एरिक्सन का स्टेज। देखो ये इन्होंने दिया है, कितने स्टेज दिए हैं, 8 स्टेज है इनका। पहला क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर, दूसरा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, तीसरा इनिटिएट वर्सेस गिल्ट, चौथा इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, 5 इंडस्ट्री आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, और 6 नंबर है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, और 8 नंबर क्या है इगोइंटिटी वर्सेस डिसअपीयर। तो इसमें आप लोगों को यही बताना है कि किसमें पूछा क्या था, ये पूछा था कि किसमें किस मनोसामाजिक विकास के दौरान किस चरण में प्रतियोगिता की भावना होती है। प्रतियोगिता की भावना यानी कॉम्पिटेंस की भावना होती है। तो ये देख लो तुम लोग, लाइव भी देख लो। ठीक है, तो ये स्टेज भी देख लो। इसमें उद्योग बनाम हीनता यानी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कौन सा स्टेज है, 4th स्टेज है। इस स्टेज में किस बालक की एज क्या होती है, 6 to 11 ईयर, स्कूल एज में होता है। ठीक, तो किस स्टेज में कॉम्पिटेंस यानी प्रतियोगिता की भावना सम्मिलित होती है, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी यानी उद्योग बनाम हीनता। 25 का सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मकता के लिए अवरोध नहीं है। आपको ये बताना है कि क्रिएटिविटी के लिए अवरोध नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिंड्रेंस टू क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी भिन्न सोच, फंक्शनल फिक्सनेस यानी कार्यात्मक स्थिर अवस्था, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी प्रसारी सोच, या फिर मेंटल स्टेट यानी मानसिक स्टेट। तो किस स्टेज में रचनात्मकता का अवरोध नहीं होता है, तो डाइवर्जेंट किस स्टेज में नहीं होता है, ये पूछा है आप लोगों को। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में नहीं होता है। ठीक है, 26 का आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर होगा। जबकि कार्यात्मक स्थिर अवस्था, अभिसारी सोच या फिर मानसिक सेट में अवरोध हो सकता है, क्योंकि अगर मेंटल सेट आपका किसी प्रकार का है तो आप लोग क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, किसी एक टॉपिक से कई चीज़ों को खोज, उसी टॉपिक के बारे में कई प्रकार से सोचना, ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 27 देखो, कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें से डिसऑर्डर इज काज, उसमें कोई डिसऑर्डर अगर हो जाता है सेल डिवीजन के दौरान तो उस डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है, ADHD बोला जाता है। इसको फिर ADHD के बारे में मैंने बताया, इसके पहले इसी में क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया या फिर ऑटिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम। तो देखो ADHD में क्या सेल डिवीजन में कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, इसमें जो चिल्ड्रन का जो ये देखो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा है, इसकी आंखें छोटी हो सकती हैं, इसके मुंह छोटे हो सकते हैं, इसके पैर भी, नाक, हाथ कुछ भी छोटे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये सब क्या है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं।
ये देखो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा, इसके स्मॉल नोज माउथ एंड ईयर्स हैं, स्लाइटली बेंट इसके 5 फिंगर, इसकी पचवीं जो 5 फिंगर है तो थोड़ा झुकी हुई है, टेढ़ी है, फ्लैट राउंड फेस है इसका, देखो कितना गोल मटोल है। तो ये सब किसके डिसऑर्डर के लक्षण है? डाउन सिंड्रोम के। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, वह प्रथा जो समाज में शक्तिशाली पुरुषों की प्रभावी स्थिति को वैध बनाती है और आम पुरुष आबादी और महिलाओं में के अधीनता को औचित्य प्रदान करती है और एक पुरुष के होने के अन्य सीमांत तरीकों को क्या कहा जा सकता है? यानी इसमें यही पूछा है, शक्तिशाली पुरुषों की प्रभावी स्थिति को वैध बनाए और आम पुरुष आबादी और महिलाओं के अधीनता को औचित्य प्रदान करती है और पुरुष होने के अन्य सीमांत तरीकों को और क्या कहा जा सकता है? फेमिनिटी यानी स्त्रीत्व, एम्फेसाइज फेमिनिटी यानी स्त्रीत्व पर जोर देना, कॉम्प्लिसिटी यानी मैस्कुलिनिटी यानी जटिल पुरुष, या फिर हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी यानी उसका हिंदी भी पूछा है हेगमोनिक पुरुष। तो देखो जहाँ पे पुरुषों की प्रधानता होती है तो क्या उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में? हेगमोनिक मैस्कुलिनिटी, यानी 28 का आंसर 4th हो। इसको CDP से नहीं है, आप इसको जनरल वेज में भी जान सकते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाते हैं अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, पाठ्यक्रम से आपका क्या मतलब होता है? देखो ये सीधे बिहेवियरल, आप लोग जब पाठ्यक्रम पढ़ते होंगे चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ा होगा तो आप लोग किस चीज़ को परिता दिए होंगे, यानी ये मतलब बिहेवियरल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ना कि आपको कोई टॉपिक पे पढ़ने की जरूरत होती है। तो पाठ्यक्रम से आपका क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शन देख लो, विद्यालय में गतिविधियों की समग्रता, वार्षिक अध्ययन की समग्रता, या फिर एक बच्चा पाठ्यक्रम से अधिगम करता है, पूरे वर्ष में शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करता है। तो करिकुलम किसको इंगित करता है? सीधे सीधे देखते ही बनता है, पूरे वर्ष में शिक्षकों द्वारा छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को इंगित करेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 29 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, स्टूडेंट्स कैन ओवरकम देयर मिसकॉन्सेप्शन फॉर द लॉन्ग टर्म थ्रू, यानी विद्यार्थी दीर्घावधि में किस माध्यम से अपने अनुचित अवधारणाओं से पार पा सकते हैं? यानी लॉन्ग टर्म में, यानी बहुत सालों बाद भी अपने अनुचित अवधारणाएं, जो उनके अंदर अनुचित अवधारणाएं सेट हो गई हैं या फिर हैं, विद्यमान हैं, तो उसको निजात किस प्रकार से पाया जा सकता है? ऑप्शन दिया है, ट्रेडिशनल टीचिंग यानी पारंपरिक शिक्षण से, मानक शिक्षण से, निराकरण शिक्षण से, या फिर कन्वेंशनल टीचिंग से। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा परंपरागत 13 में जो आंसर हो जाएगा निराकरण, परंपरागत नहीं होगा, रिफोर्सेशनल टीचिंग यानी निराकरण शिक्षण से, क्योंकि किसी भी अनुचित अवधारणा को करने के लिए निराकरण होना चाहिए, जिससे कि उसके जो सेटअप है, मेंटल सेटअप है, उसमें चेंज हो सके। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। तो देखो आज का ये 23rd पार्ट था क्वेश्चन सीरीज का, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा क्वेश्चंस को देख करके, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन हैं, किस किस टॉपिक को सम्मिलित किया जा रहा है, और क्या क्या इन्होंने पूछा है, इंग्लिश हिंदी में क्या रहता है, इमेज के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत सारा आनंद आया होगा और आप लोगों को हेल्प मिलेगा आगे चल के। तो अगर इसी तरह से सीरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिले आने वाले पेपर में। तो ठीक है, ये सीरीज यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग अगले सीरीज में फिर अगले 30 क्वेश्चंस को करेंगे और अन्य सब्जेक्ट भी करेंगे। तो ठीक है, जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय। अन्य टॉपिक को करते रहिए ज़रूर, ठीक है।